A relationship is an interpersonal process where two or more people interact with each other. Basically जहाँ पे दो लोग interact करने वाले हैं वहाँ पे एक interpersonal relationship form हो सकती है. We meet people in a variety of settings and share our experiences and develop a kind of relatedness. मतलब जब तुम किसी को कहानी बताते हो, अपनी स्टोरी बताते हो, तो वो बोलता है ना कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ. So this is kind of relatedness that is developing between you and someone else. ये सब मत लिखो, मैं बोलूंगा क्या लिखना है और पीपीटी मिल जाएगा तुमको, कोई भी एक नंबर दे देना, मैं भेज दूंगा, है ना. The basis for good interpersonal relationship is respect for human personality with an understanding of the problem of the other person, right? So जो basic core होता है, this is दो तुम्हारा टॉपिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जो मेनली तुम्हारे और पेशेंट के बीच में के कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप से डील कर रहा है. बट कोई भी एक रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, दोस्त हो गया, मदर फादर हो गए, कोई भी हो गया, इट ऑलवेज डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन. अगर तुम उसके पर्सपेक्टिव से सोच नहीं सकते हो, अगर तुम खुद को सामने वाले के शूज में डाल के उसका पर्सपेक्टिव अगर समझ नहीं सकते हो, तो तुम्हारा कभी प्रॉपर बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, राइट. Understanding leads to cooperation and trust, which brings in harmony and happiness, which is very significant in developing therapeutic relationships with the patient. अभी हमको पेशेंट से भी कोऑपरेशन रखना है, उसका भी एक ट्रस्ट डेवलप करना है. अभी जैसे हम साइकेट्रिक डॉक्टर्स है, ठीक है, तुम पेशेंट को दवाई देने जाओगे, अगर पेशेंट को तुम पे भरोसा ही नहीं है तो वो तुमसे दवाई लेगा ही नहीं, बिकॉज मेजॉरिटी और मेजर चंक जो हमारा पेशेंट का है, उनको शक वहम की दिक्कत होती है कि मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है, ये सब लोग मेरे बारे में प्लान बना रहे हैं, सब लोग मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे साथ तो ऐसे ही होने वाला है. तो अगर उसको तुम पे ट्रस्ट नहीं है तो वो क्यों तुमसे मेडिसिन लेगा, वो क्यों तुमसे इंजेक्टेबल्स लेगा, वो क्यों तुमको कोई कुछ करने देगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम भी उससे एक ट्रस्ट डेवलप, मतलब डेवलप हो पाए, ठीक है. ये डेफिनेशन लिख लेना. A healthy interpersonal relationship is one in which the individuals are involved, experiences intimacy with each other while maintaining separate identities. ये बस इसके लिए नहीं है, ये लाइफ की फिलॉसफी है. इसका मीनिंग कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? फिर मेरे को ऐसे रैंडमली पॉइंट आउट करके उठाना पड़ेगा किसी को, और जो फर्स्ट बेंच पे बैठ के हंसता है उसको मैं सबसे पहले उठाता हूँ. उठो उठो, तुमको पता है, उठो. एक्सप्लेन करो इसको. हम्म. बैठो बैठो, तुम बहुत दूर चले गए. बेसिकली इसका ये मीनिंग है कि a healthy interpersonal relationship is in which the individuals are involved, कि दो लोग इन्वॉल्व है. एक हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा याद रखना, अभी आगे जाके भी तुम अपनी लाइफ चालू करोगे अपने पार्टनर्स के साथ, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप वो ही होता है जहाँ पे तुम दोनों की रिलेशनशिप चल तो रही है,
बट तुम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हो। तुम्हारी इंडिविजुअल हॉबीज होगी, तुम्हारे इंडिविजुअल कुछ चीजें होगी, वो तुम मेंटेन कर पा रहे हो। तो जो एक सर्टन आइडेंटिटी होती है, हर एक इंसान की जो पहचान होती है, वो खोनी नहीं है। दैट इज ओनली वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप। इन द सेम वे, तुम कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट तुम्हारे पास 1 महीने से रह रहा है, 2 महीने से रह रहे हैं, और तुम नोटिस कर रहे हो कि तुम पेशेंट के हिसाब से चलने लग गए हो। पेशेंट 10 बजे उठता है, ठीक है, तो तुम उसको 10:30 बजे मेडिकेशन करवा रहे हो। तो तुमने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है कि तुम 9 बजे मेडिसिन करवानी है तो 9 बजे मेडिसिन करवानी है। तुम उसके हिसाब से मोल्ड होने लग गए हो। यू हैव स्टार्टेड टू चेंज। सो ये चीजें नहीं होनी है। यू हैव टू मेंटेन योर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज और तुम्हारी इंडिविजुअल ड्यूटीज, वो मेंटेन करने के साथ में तुमको एक बॉन्ड फॉर्म करना है। समझ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप: open communication of feelings, acceptance of others as a valued unique identity, and deep and empathetic understanding. Empathetic understanding वही है कि उसकी चीजें समझना, to be able to see things from his perspective, her perspective, जो भी है। Process, principles and characteristics of interpersonal relationship. Process और उसके steps. Process क्या है? If two individuals have healthy relationship with each other, both can learn to have more satisfying interpersonal relationships. Closeness in interpersonal relationships build trust, facilitates empathy, enhances self-esteem, and fosters growth towards healthy behavior. Steps क्या है? Unconditional acceptance as a participant in a healthy relationship that satisfy needs. There is recognition of and response to one's readiness for growth, and power in the relationships shifts to the one in need, the helpee, and she is in turn able to delay gratification and to invert energy in goal achievement. Principles given below are the principles which one needs to apply in establishing and maintaining interpersonal relationships. अभी ये principles पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। क्या है? Principle of recognition, principle of mutual understanding, principle of inculcation of common interest. इसको हम एक एक करके डील भी करेंगे। Principle of respect for human dignity, principle of personality development, principle of stimulation, motivation and encouragement, principle of incentives, reward for good accomplishment, and principle of honest punctuality and trust and worthiness. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, ठीक है। जेन्युइननेस: the individual involved in relationships is an open, honest and sincere to himself and to others. It is opposite to self alienation, where individuals real and spontaneous reaction to life are suppressed. तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती है, उसमें तुमने एक जेन्युइन पार्ट अपना रखना है सामने। Genuineness means the person says the same thing that he she feels and not saying something different from what it is feeling. Respect होनी चाहिए. Caring, liking, valuing others are the other terms for respect. Non-possessive warmth, unconditional positive regard, which does not depend upon other person's behavior. The other person is regarded as a person of worth and is respected, but this does not mean that we condone or accept all aspects of the individual's behavior. ऐसे नहीं है कि तुम रिस्पेक्ट देने के चक्कर में, एक्सेप्टेंस के चक्कर में हर एक चीज एक्सेप्ट करते चले गए। एक स्पेक्ट्रम होता है, एक लिमिट होती है कि उसके आगे एक्सेप्ट नहीं करना है। Empathetic understanding: empathy is an ability to enter into the life of another person and to perceive his or her current feeling accurately. तो दूसरे की फीलिंग समझना है या दूसरे की पोजीशन समझना। Concreteness: use of specific terminology. Concreteness मतलब जो तुम बोलना चाहते हो उसको एग्जैक्टली प्रॉपर वर्ड्स में डालो। उल्टा सुल्टा घुमा फिरा के नहीं बोलना है। जो एग्जैक्ट है, जैसा है, उसको वैसा ही प्रेजेंट करना है। हाँ, फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अभी जरा तुम्हारे टॉपिक की तरफ जाता है, ठीक है। 4 फेजेस है: प्री इंटरेक्शन फेज, इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज, वर्किंग फेज और टर्मिनेशन फेज। ये 4 फेजेस में बेसिकली तुमको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ डील करना पड़ेगा पेशेंट के साथ।
प्री इंटरेक्शन फेज मतलब पेशेंट तुम्हारे से इंटरेक्ट करने के पहले तुमको कौन सी चीजें करके रखनी है ताकि तुम्हारा और उसका एक प्रॉपर कम्युनिकेशन और एक प्रॉपर रिलेशनशिप बन पाए। इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन फेज क्या है कि जब वो तुम्हारे पास जस्ट आएगा तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुमने करनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुमने देखनी चाहिए। दैट इज योर इंट्रोडक्शन फेज। वर्किंग फेज मतलब जब तुम एक्टिवली पेशेंट के साथ काम कर रहे होगे तो कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज अवॉइड करनी है। और टर्मिनेशन फेज कि कहीं ना कहीं चीजें एंड भी करनी है। वो तुम्हारा पेशेंट है, पेशेंट खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, छूट जाना चाहिए। ऐसे नहीं है वो 1 महीने बाद तुमको कॉल कर रहा है, तुमसे कांटेक्ट रख रहा है, रैंडमली मिलने आ गया, अरे तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं तो हैंग आउट करूंगा तेरे साथ, मैं तो तेरे साथ घूमने जाऊंगा। ये सब चीजें नहीं है। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करनी है और टर्मिनेशन फेज में उसको टर्मिनेट भी करना है। तो उसको कैसे टर्मिनेट करे कि सामने वाले को भी रूड ना लगे और प्रॉपरली भी हो जाए। वरना पता चला कि, क्या नाम बताया तूने? गगन। गगन को कॉल आ रहे पेशेंट के कि गगन शाम को फ्री है क्या, घूमने जाते हैं, चलेगा तेरे को ऐसे? नहीं। Pre-interaction phase begins when the nurse is assigned a patient to develop therapeutic relationship with him/her till she goes to the patient for interaction. तो तुम्हारे पास आने से पहले प्री इंट्रोडक्टरी फेज है। The tasks are that the nurse explores his or her own fears and anxiety, sets objective for interaction phase, and takes help of the clinical supervision or co-workers to overcome the fears. अभी कुछ चीजें हैं जिससे तुमको खुद को फियर और एंजाइटी हो सकती है। समझो तुम रेस्पिरेटरी वार्ड में काम कर रहे हो, ठीक है? तुम्हारा तो टेंशन में रहोगे कि कहीं मुझे टीबी ना हो जाए, मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, मुझे यहाँ से कोई दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि सबने सुना होता है यार, रेस्पिरेटरी वार्ड में तो हवा में इन्फेक्शन घूम रहा है। तो तुम्हारा है भाई, ये हवा में जाके मैं काम करूंगा या करूंगी तो मुझे भी दिक्कत होगी। तो तुम्हें कोई पेशेंट असाइन किया जाएगा तो उसकी फाइल में देखना है पेशेंट को टीबी है या कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जो एयर से स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। तुमको पेशेंट के पास जाना है तो उसके हिसाब से डबल ग्लविंग करनी पड़ सकती है या डबल मास्क पहन के जाना पड़ सकता है। कोई HIV हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट होगा तो तुमको डबल ग्लविंग करनी पड़ेगी। तुमको उसका ब्लड कलेक्शन करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका ब्लड का कांटेक्ट तुम्हारे साथ कोई स्किन मेम्ब्रेन के साथ ना हो जाए। तो ये सब तुम्हारा प्री इंट्रोडक्शन फेज में हो गया कि पेशेंट को मिलने से पहले कौन सी चीज है वो देख के रखो कि पेशेंट किसका है, क्या दिक्कत है। जैसे तुम साइकेट्री में काम कर रहे हो, ठीक है? कोई मैनिक पेशेंट है कि वो उठ के एकदम अग्रेसिव हो जाता है, तुम रात को 9:30-10 बजे मेडिकेशन कर रहे हो और तुमने देखा ही नहीं कि पेशेंट मेनिया का है या साइकोटिक है। साइकोटिक पेशेंट में अनप्रोवोक्ड एंगर एग्रेशन होता है कि गुस्से का कोई कारण नहीं होता है ना। घर वाले हिस्ट्री देते हैं कि घर पे सब लोग खाना खा रहे थे, पेशेंट उठा, कुर्सी उठाई, सर में धेर दी। तो ऐसे तो रिस्की पेशेंट है। तुमने फाइल में देखा नहीं कि पेशेंट कौन सा है, तुम चले गए अकेले, पकड़ लिया तुमको पेशेंट ने, तो तुमको गार्ड के साथ या अटेंडेंट के साथ या स्टाफ के साथ जाना है। सो वो तुम्हारा प्री इंट्रोडक्टरी फेज में हो गया कि पेशेंट से मिलने से पहले कौन से प्रिकॉशन लेने हैं ये तुमको पता होना चाहिए। सेट्स ऑब्जेक्टिव फॉर इंटरेक्शन फेज प्लस अभी उसके पास जाओगे तो तुमको बात कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें देखनी है। टेक्स हेल्प ऑफ द क्लिनिकल सुपरवाइजर और कोवर्कर्स टू ओवरकम द फियर। अभी तुम नए नए कोई भी वार्ड में पोस्ट होते हो तो जो पहले से वहां पे पोस्टेड है उसके पास ही जाओगे ना कि यहाँ का सीन क्या है, यहाँ पे कौन सी चीजें देखनी है, कौन सी चीजें नहीं देखनी है, क्या अवॉइड करना है, क्या रूल्स है ना, कितने बजे राउंड्स होने हैं, कितने बजे क्या चीजें होनी है। तो जो पहले से वहां पे है, जो काम कर रहे हैं, उनसे जाके मिलो। सो यू हैव टू गो एंड रिलाई ऑन पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग ओवर देयर। Introductory orientation phase. It begins when the nurse goes to the patient and introduces himself or herself to the patient. The tasks are that the nurse introduces himself or herself to the patient and talks with the patient. Introductory phase में जाना है तुमको
तुमको खुद को इंट्रोड्यूस करना है और जो भी तुम्हारे टास्क है उसको पूरे करने हैं, क्योंकि प्री इंट्रोडक्टरी फेज में तुमने देख रखा है कि कौन सी चीजें करनी है करनी नहीं है, वैसे जाके करना है। फिर आता है वर्किंग फेज। Working phase of the nurse-patient relationship starts when the nurse and patient start interacting with each other and the nurse collects the data from the primary and secondary sources. Primary source तुम्हारा हो सकता है जो भी डॉक्टर्स है, फाइल्स है, ये वो है। सेकेंडरी सोर्स हो सकता है तुम्हारा के पेशेंट के रिलेटिव, आसपास के लोग। काफी बारी पेशेंट के बगल वाला ही बोल देता है तुमको कि मैडम ये पेशेंट ऐसा ऐसा है, जो भी है। तो तुम कहीं से भी सेकेंडरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। Termination phase is also called as the resolution phase. It begins with orientation phase itself, when the nurse explains to the patient the purpose of the care of the patient. The task of the nurse would be to help the client to make best use of the services available, get prepared for discharge and get informed about rehabilitation and follow up. कोई भी पेशेंट होगा, जो लास्ट पर्सन पेशेंट को मिलेगा वो तुम लोग होगे, राइट? तुम्हारे पास वो डिस्चार्ज लेके आएंगे कि ये डिस्चार्ज पेपर्स है, तुमको डिस्चार्ज पूरा रिव्यू करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि तुम्हारी ये दवाई इतने दिन तक चलेगी, ये तुमको सुबह लेनी है, शाम में लेनी है, ये करना है, तुमको मेडिसिन ओपीडी में 7 दिन बाद फॉलोअप करना है, तुमको डर्मा ओपीडी में 5 दिन बाद फॉलोअप में करना है, जो भी है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन है, तुमको योगा में जाना है 3 दिन बाद, तुम्हारा रिहैबिलिटेशन चल रहा है, या फिर तुमको कोई और डिपार्टमेंट में जाना है, जो भी है वो पूरा डिस्चार्ज में लिखा होगा। तो जो लास्ट पर्सन मिलेगा पेशेंट को, तो वो तुम लोग होने वाले हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये सब उनको एक्सप्लेन करना। फैक्टर्स एनहांसिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, the helpfulness of the support offered by others and satisfaction gained from it are critical to enhance good interpersonal relationship. Cooperation and mutual understanding between the nurse and the patient, nurse and the nurse, nurse and the doctor, and nurse and patient's relative are imperative to good interpersonal relationship. अभी ये देखो, if you are able to work with the patient properly, है ना, तुम्हारा जो भी जॉब है टुवर्ड्स द पेशेंट वो तुम प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हो, इवन द पेशेंट इज हैप्पी कि ये अस्पताल बढ़िया है, यहाँ पे बहुत अच्छी केयर मिलती है, तो तुम्हारा ना सिर्फ पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा, तुम्हारा अपने दूसरे नर्सेस के साथ भी, तुम्हारा स्टाफ के साथ भी, तुम्हारा डॉक्टर्स के साथ भी और तुम्हारा हॉस्पिटल के साथ भी। Cooperation and mutual understanding between all members of the health team, including patient, are the basis of efficiency and greater influence by the nurse in charge of the unit. At the end of the day, सबसे ज्यादा interaction patient का तुम्हारा होने वाला है, right? अगर तुमने properly responsibility रखी है, तो जो एक health team होती है, जिसमें डॉक्टर आ गया, है ना, फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, नर्सेज आ गए, फार्मासिस्ट आ गए, जो भी एक हेल्थ टीम बननी है, उसका जो मेजर इंटरेक्शन होगा सबका, वो मेनली तुम्हारे थ्रू होगा, है ना। पेशेंट के साथ भी तुम सबसे ज्यादा बात करोगे, डॉक्टर के साथ भी तुम ही सबसे ज्यादा बात कर रहे हो, फार्मेसी वालों से भी तुम ही सबसे ज्यादा बात कर रहे हो, योगा, फिजियोथेरेपी, नेचुरोथेरेपी, इन सब लोगों से भी तुम ही सबसे ज्यादा बात कर रहे हो। सो एट द सेंटर अगर तुम ठीक से परफॉर्म कर रहे हो, तुमने एक वेल मेंटेन बैलेंस रखा है, तो एक पूरी जो हेल्थ टीम है वो बहुत अच्छे से स्मूथली फ्लो करती है। If interpersonal relationships are good, चलो लास्ट स्लाइड है, अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी रही तो पेशेंट्स भी जब डिस्चार्ज होगा तो वो भी एक हैप्पी मेमोरी लेके जाएगा। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन हेल्प हर एस्टेब्लिश गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो जिससे एक अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर्म हो सकती है? पेशेंटली सुनना है ना, इरिटेट नहीं होना, अरे क्यों आ गए, तुमको थोड़ी बुलाया है, सुन लो, क्या पता वो कोई दिक्कत से तुम्हारे पास आया है कि दस्त लग गए हैं, सर दुख रहा है, बुखार हो गया है, ऐसे नहीं आ गए तुम्हारे पास भगा दिया, अरे तुमको बुलाया क्या मैंने यहाँ पे, क्यों खड़े हो गए यहाँ पे, पूछ लो कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। हाँ, बेफिजूल का बस खड़ा है तो बोल सकते हो तुम कि यहाँ पे काम चल रहा है,
तुम एक प्रोसीजर में बाधा डाल रहे हो, तुम बेड पे चले जाओ, है ना। टॉक मीनिंगफुली, जो भी चीज है उसमें कोई मीनिंग हो। हेस्टी जजमेंट नहीं करना है कि भाई बस सुन लिया दिक्कत खत्म कर दो। सुनना है प्रॉपरली, समझना भी है, अच्छा ये दिक्कत है। अनइमोशनली जज करना है। ऐसे नहीं तुम बोल रहे हो अच्छा ये पेशेंट को ये दिक्कत है ना, मेरे घर में उसको भी ये दिक्कत है, तो मैं समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ। तो इमोशन में बह नहीं जाना है। थैंक यू। कि तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ के तुम पेशेंट के पास घंटों घंटों बैठ रहे हो, उसकी दुखड़े सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर में भी किसी और को वो दिक्कत है। इंटरप्रेट प्रॉपरली, पेशेंट के बारे में गॉसिप नहीं करना है। तुमको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो डॉक्टर तक ही पहुंचानी है। ऐसे नहीं अगले दिन पूरे अस्पताल को पता है कि ये पेशेंट को क्या दिक्कत है। क्रिटिसाइज नहीं करना है कोई पेशेंट को कि ये कोई दिक्कत हो गई, ये तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा, है ना। ये क्या सर दर्द है, तुम्हें पता है मुझे कितना सर दर्द है, 100 बुखार होता है, मुझे तो 103 बुखार है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। ऐसे नहीं होता, उसको क्रिटिसाइज कभी नहीं करना है। acquire adequate knowledge regarding the policy and administrative setup, तो तुम्हारे सेटअप, हर एक सेटअप के अलग अलग रूल्स रहेंगे, अलग अलग रेगुलेशन होंगे। कोई सेटअप में होता है आईपीडी पेशेंट जो है एडमिटेड, उनके रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ये से ये टाइम में करने हैं, तो वो नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। क्या पता समझो 8 से 10 के बीच में हॉस्पिटल ने पॉलिसी बनाई है कि सब एडमिटेड पेशेंट का सीटी स्कैन होना है, तुमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। तुम सोच रहे हो हाँ 10 बजे भेज दूंगा, मैं 11 बजे भेज दूंगा, फिर जब तुमने भेजा तब तो वो सीटी वाला टाइम चले गया है, तो फिर दिक्कत हो गई, पॉलिसी में भी प्रॉब्लम आ गया। नो द अदर हेल्थ एजेंसीज, को एक बेसिक हेल्थ एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ भेजना है, क्या करना है। पता चला डेंटल की दिक्कत है, डेंटल का रेफरेंस है, तुमने डेंटल ओपीडी भेज दिया, जबकि उसका डेंटल प्रोसीजर होना है, तो भेजना तुमको डेंटल कॉलेज था, क्योंकि प्रोसीजर डेंटल कॉलेज में होगा। तुमको ये पता नहीं है, तुमने डेंटल ओपीडी भेज दी, वहां पेशेंट दिन भर बैठा रहा, फिर जब नंबर आया 3 बजे तब पता चला कि यहाँ पे तो होता नहीं है रूट कैनाल। पेशेंट वापस आया 4 बजे, तुमने भेजा, बंद हो गया है। एक पूरा और एक एक्स्ट्रा दिन पेशेंट वो रूट कैनाल के पेन के साथ बैठा हुआ है। तो कहाँ पे क्या डिपार्टमेंट है, कहाँ की क्या फंक्शनिंग है, अलग अलग एजेंसीज क्या फंक्शनिंग है, ये सब तुमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्वायर कम्युनिकेशन स्किल्स, हर एक में नहीं होती कम्युनिकेशन स्किल्स, आसपास के लोगों से सीखो। रिस्पेक्ट अदर्स, पेशेंट हो गया, स्टाफ हो गया, अच्छे से रिस्पेक्ट करके काम करना है। एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तुमको कि ये तुम ऐसे ऐसे गलत कर रहे हो, तो उसको ये नहीं बोलना कि तुम मुझे मत सिखा, मैं तो ये 2-3 साल से कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तू तो अभी अभी आया है। ये नहीं करना, उसको पूछना है अच्छा तो तुम कैसे करोगे, क्या पता उसने 2 महीने में वो चीज सीख ली है जो तुम 2 साल में ना सीख पाए हो, है ना। बिहेवियर्स ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स पेशेंट और सेंसिटिव टू पॉइंट आउट डिस्क्रिपेंसीज इन पेशेंट्स बिहेवियर। ऐसे भी हो सकता है डॉक्टर के सामने पेशेंट एक सर्टन बिहेवियर दिखा रहा है और वार्ड में तो अलग ही चल रही है, डॉक्टर आ जाता है एकदम पेशेंट शांत कि मैं तो गाय हूँ, मैं कुछ नहीं करता। जैसे ही डॉक्टर चले गया, पेशेंट बेड उठा के फेंक रहा है, दूसरे पेशेंट्स को गाली मार रहा है, तो जो डिस्क्रिपेंसी होती है, जो डिफरेंस होता है, वो रिपोर्ट भी करना है कि ये ना तुम्हारे सामने ऐसे करता है, वरना वार्ड में तो बिहेवियर ये है। एक नोजी स्केल आता है ना, नर्सेज असेसमेंट स्केल, जिसमें तुम वार्ड बिहेवियर लिखते हो, वो स्केल देख लेना। वो स्केल में तुमको बेसिकली समझ जाएगा कि एज अ नर्स तुमको कौन सी चीजें ऑब्जर्व करनी है पेशेंट में, ठीक है। फैक्टर लीडिंग टू पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये सब है कि ये सब करने से चीजें गड़बड़ होगी। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क इन सम पर्सन में बर्डन द अदर पर्सन विच में स्पॉइल द फ्रेंडली एनवायरनमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। वो होता है ना, एक बंदा है जिसको काम ही नहीं करना है,
उसकी वजह से भाई सब लोगों को दिक्कत हो रही है। Lack of self understanding and understanding of others is another factor leading to poor interpersonal relationship. एक दूसरे को समझ के लेना पड़ता है। How lack of understanding of how you respond to others and what you expect from them. कुछ कुछ होता है, किन लोगों का टॉलरेंस मजाक सहने का यहाँ होता है, किन लोगों का यहाँ होता है। तुमने ये वाले को ये वाला जोक मार दिया तो फिर तो झगड़े हो जाएंगे। तो वो भी एक समझना है कि तुम जिनके साथ काम कर रहे हो उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है कोई चीजों को। कोई लोग होते हैं 4 बजे तक, जब तक मेरी ड्यूटी है मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूंगी, मैं जो काम है वो करूंगी, बस बाकी की बातें नहीं करनी। 4 बजे के बाद कितनी भी बातें कर लो, कितनी भी गॉसिप कर लो, जो भी है, बट काम के वक्त काम। तो ऐसे लोग भी समझना पड़ता है। कोई लोग है जो जिनका काम करने का तरीका ही मजे मजे में होता है कि काम एकदम परफेक्ट है, बट वो हंसी मजाक में रहना पसंद करते हैं। तो उनके साथ भी काम तो करना ही है, तो उनके साथ भी वो अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अच्छा इनके साथ ऐसे काम होता है। Deliberately ignoring someone without any cause is another factor leading to poor interpersonal relationship. किसी को बस तुम इग्नोर ही किए जा रहे हो, कोई रीजन नहीं है। Embarrassment for oneself and others from non-acceptance also contributes to poor interpersonal relationship. कोई चीज अगर तुमसे नहीं हो रही है तो ठीक है, सीख ही रहे हो, जिंदगी भर सीखने ही वाले हो, है ना। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे तो ऐसे होगा कि तुम्हारे अस्पताल में कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है, तो वो तुमको आती होगी, उनको नहीं आती होगी। उनके अस्पताल में कुछ चीजें बहुत अच्छे से होती है, वो उनको आती होगी, वो तुमको नहीं आती होगी। तो कहीं भी यहाँ से भी अगर कहीं दूसरे अस्पताल में काम करने गए तो एम्बेरस नहीं होना है कि भाई मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये 2-3 साल के एक्सपीरियंस वालों को 2-4 चीजें मुझसे ज्यादा आती है। वो एम्बेरसमेंट अगर रख लोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे, कभी बढ़ नहीं पाओगे। अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट हेल्प एंड एडवाइस फ्रॉम अदर्स, सेम थिंग। दूसरों की एडवाइस और हेल्प लेने से कभी हिचकना नहीं है। There may be personal clash among other people working in a unit. The clashes are usually caused by differences in style of working. वही अगर different style of working है तो clashes हो सकती है। Conflicting ideas might arise from different backdrops and lead to poor interpersonal relationship. Conflict avoid करनी है। अभी इसमें कौन से मेथड्स है जो तुमको एम्प्लॉय करने हैं। विलिंगनेस टू गिव एंड टेक, है ना। इसमें एग्जांपल दिया है, वन नर्स कमेंटेड पब्लिकली दैट शी डजंट लाइक कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस एंड शी वुडंट वर्क विद द कम्युनिटी पीपल। अनफॉर्चुनेटली शी हैड टू वर्क इन द कम्युनिटी हेल्थ फील्ड वेयर नर्सेस हैड अ वेरी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तुमने डिसाइड किया कि ये जो XYZ डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ के सब नर्सेस खराब है, ठीक है, और तुमने ये पब्लिकली बोल दिया है कि यार वो डिपार्टमेंट के तो नर्सेस बहुत खराब है, वहां पे तो कोई काम ही नहीं होता, वो तो फालतू जगह है। रोटेशन आया आया आया, वहां पे सब लोग आपस में अच्छे से काम कर रहे हैं, रोटेशन में तुमको उधर डाल दिया, तो दिक्कत तो तुमको ही होगी, है ना। क्योंकि वो तो अपना अपना अच्छे से काम कर लेंगे, बट उनको आइडिया है कि तुमने पब्लिकली उनके बारे में ऐसे कमेंट्स किए हैं। तो ऐसे पब्लिक फोरम में किसी के बारे में ऐसे कोई पर्सनल मतलब रिले ये वर्क प्लेस में कमेंट नहीं करना है कि उसका काम खराब है, उसका ये खराब है, उसका वो खराब है। क्योंकि पता नहीं कल तुमको उन्हीं के साथ काम करना पड़े या फिर उनके आसपास की ही यूनिट के साथ काम करना पड़े, और क्या पता जब तुम उनके साथ काम करने लग जाओगे तब तुमको रियलाइज होगा कि तुम कितने गलत थे। सो ऐसे पब्लिकली किसी के बारे में कमेंट्स नहीं करना है। उन्होंने वही दिया है फिर आगे कि देन वो काम करने लग गया और उसका भी अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ बन गया। एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, दूसरों को उनके फ्लॉज और अच्छे के लिए एक्सेप्ट करना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, खुद की भी गलतियां एक्सेप्ट करनी है तुमको। ऐसे नहीं है कि भाई मैं तो भगवान हूँ, मुझ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा काम मतलब परफेक्ट काम, मुझसे अच्छा कोई काम नहीं करता है। ये सब चीजें कभी भूलनी नहीं है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि तुमसे भी अच्छा काम करने वाला है। तुम इस चीज में अच्छे हो तो कोई तुमसे दूसरी चीज में अच्छा है। चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए,
कौन से प्रोसीजर कैसे होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। पीआरबीसी लगा दी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, तुमको मॉनिटर करने के लिए बोला हुआ है। तुमको पता ही नहीं है कि जब खून चढ़ रहा है या कोई भी फ्लूइड चढ़ रहा है, कुछ भी है, तो बीपी गिर सकता है, टेम्परेचर आ सकता है, कोई एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकती है। तुम बस बैठे हो, तुमको पता है ठीक है चलो रैशेज या कोई डर्मल रिएक्शन होती है, तुम वही देख रहे हो। तुमने बीपी मॉनिटरिंग नहीं करी, कि तुमने टेम्परेचर नहीं करा। पेशेंट को एकदम से दिक्कत हो गई, पेशेंट शॉक में चले गया। तो अगर तुमको मॉनिटर करने बोला है, तो अगर तुमको पता भी नहीं होगा तो पूछ लेना है कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे देखनी है पेशेंट में। ये नहीं मान के बोलना है कि भाई मुझे तो सब आता है, मुझे मॉनिटर करने बोला है तो मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगी। जाके पूछना है ठीक है मॉनिटर करना है तो कौन सी चीजें मॉनिटर करनी है, और वो लिस्ट बना के रख लो। क्योंकि एक ही बारी थोड़ी मॉनिटर करोगे, 10 बारी मॉनिटर करोगे। तो हमेशा एक्सेप्टेंस रखनी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक सजेशंस है ना। रिस्पेक्टफुल रहना है, जेस्चर हमेशा दूसरों की तरह। विलिंगनेस रखनी है, जो अब तक देखा है ना उसी का समरी है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ अलग जो है वो, जो डायरेक्टली उन्होंने दिया हुआ है वो मैं पढ़ता हूँ। कीप द टोन ऑफ वॉइस एंड लाफ्टर अंडर कंट्रोल। ठीक है, किसी से कोई गलती होती है तो डांटने की टोन और हंसने की आवाज दोनों लिमिट में रखनी है। टेक एडवांटेज ऑफ टाइम फैक्टर, कि अगर तुमको एक जगह पोस्ट किया गया है, तुम्हारे पास काफी टाइम है, तो कोशिश करो वहां की चीजें सीखने की, जानने की। दूसरों की चीजों का अच्छे से ध्यान रखो। जब तुम गलती करो तो उसका अपना शेयर ऑफ ब्लेम भी लो। ऐसे नहीं डाल दो कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, इसने ही गलती की है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो तभी के तभी क्लियर कर लो। क्योंकि ऐसे काफी बारी होता है कि एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ठीक है, अगर तुम उसको उस लेवल पे क्लियर नहीं करोगे तो वो ऊपर जाएगी। फिर ऊपर जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर कमेटी बैठेगी। तो जो चीज वहीं पे डॉक्टर पेशेंट और नर्सिस के लेवल पे हैंडल होके खत्म हो सकती है, बस चीजें जो हो गई है वो क्लियर आउट करके, उसको बस तुमने इस वजह से कि मुझे डांट ना पड़ जाए या फिर ये दिक्कत बाहर ना आ जाए, उसके लिए तुमने छुपा के रख दिया। वो आगे जाके तो पकड़ी जाएगी, वो बड़ी होगी और फिर प्रॉपर एक्शन आएगा, फिर लेटर निकलेगा, फाइन निकलेगा, जॉब टर्मिनेशन होगा, जो भी है। उससे अच्छा उसी वक्त डॉक्टर को बोल दो देखो ये गलती हो गई है या फिर ये दिक्कत हो गई है, संभाल लो, है ना। हेल्थ केयर वर्कर से भी गलती होगी, वो भी तुम पे रिलाई करेगा कि ऐसे ऐसे मिस्टेक हो गई है। पेशेंट से अंडरस्टैंडिंग से जो भी है उसको यहीं पे हैंडल कर लेते हैं बिफोर दिक्कत बड़ी हो जाए। तो अगर वो तुम पे रिलाई करेंगे चीजों के लिए तो तुम भी उन पे रिलाई कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मिस्टेक हो गई है, ऐसे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो भी है उसको यहीं पे एंड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी रखनी है। इसमें इमोशनल मैच्योर पर्सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। ये तुमको लाइफ में भी अगर एम्प्लॉय करने हैं तो भी काफी काम के है। इमोशंस कंट्रोल में रखनी है। ठीक है, फील सिक्योर इन द रिलेशनशिप विद अदर्स, एक्सपेक्ट टू बी लाइक्ड, वैल्यूड एंड एक्सेप्ट द फैक्ट व्हिच डज नॉट लेट इट लीड टू लोअर। ये सब बेसिकली एक इमोशनली मैच्योर पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लास्ट स्लाइड देखते हो अभी। The nurse and her patients. The first responsibility of the nurse is to establish rapport with her patient as she plays comprehensive care for him. The patient also carries some responsibility unless she is mentally sick or acutely physically ill. A sense of humor, infinite patience, and dignity will help the nurse to earn respect and liking from her patient and keep her relationship as a professional one. Therapeutic relationships with patients who are fearful, shy, unsure, or themselves can help them express their needs. Okay, so it has been divided into two parts.
फर्स्ट पार्ट हमने अभी खत्म किया है, सेकेंड पार्ट हम आगे डील करेंगे।